नमस्कार दोस्तों, डीबी डायलॉग में आप सबका स्वागत है एक बार फिर। और इस हफ्ते गुजरात की 2002 की हिंसा फिर सुर्खियों में है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद मामला यह है कि नरोला गांव में जो हत्याएं हुई थी 2011 में, उसमें 67 एक्यूज्ड, जो 67 आरोपी थे, सबको बरी कर दिया स्पेशल जज ने। इसमें पूर्व मंत्री माया कोडनानी भी हैं, इसमें बाबू बजरंगी भी हैं और भी लोग हैं। नरोडा पाटिया, इससे 1 किलोमीटर दूर एक और मामला था नरोडा पाटिया का। 2012 में जजमेंट आया था, एक ही दिन दोनों हिंसाएं हुई थी और वहां पे 97 यानी 97 लोगों की मौत हुई थी। उसमें 32 लोगों को सजा हुई थी और उस सजा को देने वाली जज आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर ज्योत्सना याज्ञिक। डॉक्टर ज्योत्सना याज्ञिक, आपका स्वागत है। और डॉक्टर याज्ञिक उस वक्त जज थी, स्पेशल जज थी। 9 केसेस एसआईटी ने चिन्हित किए थे, सुप्रीम कोर्ट से जो नियुक्त एसआईटी थी, उसमें से 2 केसेस ये थे। 28 फरवरी को ये हिंसा हुई थी और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से कार सेवक ट्रेन में जा रहे थे और जिनकी हत्याएं वहां पे हो गई थी 58 लोगों की। और उसके रिएक्शन में कहें या अफवाहें फैली और उन अफवाहों के बाद सिलसिलेवार वायलेंस अहमदाबाद में हुआ। 27 की रात से शुरू हो गया था, फिर विश्व हिंदू परिषद ने बंद की कॉल दी थी और बंद के बाद वो हिंसा बिल्कुल बेकाबू रही। और उसमें 2 किस्से, कई जगह वायलेंस हुई, लेकिन उसमें 2 जिनकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, नरोडा पाटिया और नरोदा गांव। अभी इसी बुधवार को नरोदा गांव में 11 हत्याओं के 67 एक्यूज को बरी कर दिया गया। डॉक्टर याज्ञिक, आपने 2012 में 11 साल पहले ऐसी ही एक हिंसा में फैसला दिया था और गुजरात की मंत्री रह चुकी और बाबू बजरंगी और माया कोडनानी, इन दोनों को और भी बाकी एक्यूज्ड को आपने उम्र कैद की सजा दी थी। तो ये जो फैसला आया, सरकमस्टांसेस एक जैसे थे, लगभग एक्यूज भी काफी एक जैसे थे। तो ये फैसला, जो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, जो फैसला आया और सबको बरी कर दिया गया? कोई भी फैसला जब आता है तब हम ये मान के चलते हैं कि जो नामदार जज है, जिन्होंने ये किस डिसाइड किया है, निर्णित किया है, उनके हिसाब से इस केस में एविडेंस था तो सजा होती है, एविडेंस नहीं है तो सजा नहीं होती है। अब हर एक जज का अपना परसेप्शन होता है, अपनी एक विचारधारा होती है और अपना एक एनालिटिकल मेथड एंड मैनर होता है। अब वो अगर डिफरेंट है और इसमें तो फिर जगह भी डिफरेंट है, दोनों जो इंसिडेंट है वो भी डिफरेंट है। हालांकि एक बात है कि एक ही दिन एक ही स्पिरिट में ये सब हुआ है, पर अपना अपना नजरिया है और हर एक जज अपने नजरिए से अपने सामने प्रस्तुत हुए जो एविडेंसेस होते हैं, जो पुरावा होता है, जो अनुमान होते हैं, जो संयोगिक पुरावा होता है, जो कागज पे आते पुरावा होते हैं और जो विटनेसेस यानी कि जो साक्षी आके बोलते हैं, उसको अपने अपने हिसाब से एसेस करते हैं। तो ये जो एक एविडेंस एप्रिशिएशन या एसेसमेंट की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया डिपेंड है कि किस जज के साथ कौन मटीरियल आता है। मैं इसी प्रक्रिया को समझना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपसे कि जब 2012 में ये फैसला आप कर रही थी, उसकी सुनवाई हुई, 10 साल करीब सुनवाई हुई, उसमें आपके पास जो सरकमस्टांसेस थे, प्रोसिक्यूशन का कोऑपरेशन था, आईओ का कोऑपरेशन था, विटनेसेस हुए थे, उनकी टेस्टिमनी हुई थी, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ होगा, तो ये सारे सरकमस्टांसेस आपके सामने जो थे, वो आप उस नतीजे पर पहुंची कि आपने उनको उम्र कैद की सजा दी, जो एक्यूज थे, जिसमें माया कोडनानी, बाबू बजरंगी भी थे। ठीक है,
पर अभी मैटर तो क्या है, सब जुडिस है। तो अभी जो ऊपर के न्यायालय है, खास करके सुप्रीम कोर्ट, उनके पास शायद मैटर होंगी। और इस परिस्थिति में इस केस के बारे में, इस केस के गुण दोष के बारे में कुछ कहना मेरा जो जुडिशियल प्रोटोकॉल है, जो मेरी जुडिशियल डिसिप्लिन है, उसके मुताबिक नहीं है। इसके लिए उसकी गहराई में जाने के बजाय मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मेरे पास जो एविडेंस थे वो मेरे नजरिया में काफी अच्छे थे, ठीक थे। मेरी जो न्याय की समझ है, मेरी जो एविडेंस की समझ है, उसमें मुझे ठीक लगा। मेरे जो न्यायिक अंतरात्मा है उसको जो उचित लगा, उस तरह से मैंने ये न्याय निर्णय दिया था। डॉक्टर याग्निक, याग्निक आपसे एक बात जानना चाहते हैं हम कि जब ये सुनवाई हो रही थी तो एक तो कोर्ट रूम में था, और क्योंकि ये पॉलिटिकल केस था, बहुत हाईली इसमें मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही थी, बहुत सरचार्ज एटमॉस्फेयर के बीच में ये सब हो रहा था, और तो इसमें आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव या आपकी जो मनस्थिति थी एक्सटर्नल फैक्टर्स की, वो उसके बारे में बताएं कि वो कैसी। मेरी जो मनस्थिति थी वो एकदम तंदुरुस्त थी, क्योंकि जिस परिवार में हम पले बड़े वहां हमें निडरता सिखाई थी। और दूसरी बात यह है कि किसी से कुछ लेना नहीं था, तो कोई उम्मीद या अपेक्षा नहीं, तो इस वजह से डर का था, ये बात नहीं है कि नहीं था। धमकी भी आई थी और उस बहुत सारी आई थी, पर मुझे कभी डर नहीं लगा। मेरे परिवार पे भी काफी मतलब भय का माहौल था, पर मैंने अपने परिवार को भी ये कहा कि अपना एक धर्म है, जैसे आर्मी के इंसान के लिए, सैनिक के लिए उसका एक धर्म होता है, उस तरह जब आप न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठते हो, मेरे अंगत अपने विचार है, तो एक डिवाइन चेयर है, वो चेयर पे जाते हो तब ना आपका परिवार है, ना आपका सेक्स है, ना आपका धर्म है, उस सब से उठ के न्याय ही आपका धर्म होना चाहिए। न्याय के जो प्रस्तावित सिद्धांत है, न्याय की जो भाषा है, न्याय की जो परिभाषा है, न्याय की जो निडरता है, न्यायाधीश में जिस प्रकार के गुण होने चाहिए वो ही आप में होने चाहिए। किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, सामने वाला आपका दुश्मन हो जाएगा, वो सब चिंता नहीं करनी चाहिए। ये मेरी अंगत सोच है, और मैंने अपना जीवन न्यायाधीश के तौर पे उसी तरह व्यतीत किया। डॉक्टर ज्योत्सना, ये जो धमकियां आपने कहा आई थी, ये केस के दौरान आई थी कि फैसले के बाद ये प्रक्रिया या प्रोसेस शुरू हुआ था धमकियों का? दौरान भी आई थी, बाद में भी आई थी, लिखित आई थी, एक तो लेटर पैड पे भी आई थी। धमकियां बहुत थी। धमकियां सिर्फ मेरे जान को नहीं थी, मेरे मतलब पूरे अस्तित्व को थी, मेरे फैमिली को थी, धमकियां बहुत थी। और क्या करें, हमने अपना काम किया। तो डॉक्टर याग्निक, ये बताइए कि वो धमकियां आपने कहा लेटर पैड पे आई थी, तो किसका एक आध लेटर पैड पे भी थी। हाँ, अब वो तो ठीक नहीं है। मैंने तो तब भी जो अधिकारी थे उनको वो पूरी जेरोक्स ले गए थे। तब के जो आईपीएस ऑफिसर थे, जो इंचार्ज थे, उनको भी मैंने पूरा सेट बना के दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करनी चाहिए, पर उन लोगों का मानना ये था कि कंप्लेन की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। और उन्होंने क्या देखा मुझे आज तक पता नहीं है। हर साल वो मुझे पूछने आते हैं आईबी के असेसमेंट के लिए, तो हर साल मैं उनको एक ही जवाब लिखाती हूँ कि मेरे अगेंस्ट में, मेरे सामने जजमेंट देने का पवित्र काम करने के सामने मुझे जो लिखित धमकी आई है, उसका क्या हुआ, किसने ये धमकी दी, या क्या आपने ढूंढा है? अब तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। ये बात अलग है, तो उन्होंने मुझे तब सिक्योरिटी दी थी, बाद में कम भी हो गई सिक्योरिटी, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। पर मुझे मरते दम तक ये रहेगा कि जिस सिस्टम में हम जीते हैं, इस सिस्टम में भले मैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ही हूँ, मैं कोई बड़ी पदवी वाली हाईकोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज नहीं हूँ, पर एक नागरिक हूँ इस देश की, इसलिए मुझे हमेशा ये रहा
कि ये किसने दी थी, वो इंसान को आपने क्या किया, वो इंसान को आपको आपने ढूंढा कि नहीं, वो सब चीज डार्क में है। डॉक्टर साहब, ये धमकियां फोन पे भी आई थी? फोन पे भी आई थी, लेटर में भी आई थी, कोर्ट के एड्रेस पे भी आई थी और घर के एड्रेस पे भी आई थी। बिकॉज ऑब्वियसली एट दैट टाइम आई वॉज इन अ वे पब्लिक फिगर, तो मैं कहाँ रहती हूँ, कौन सी कोर्ट में बैठती हूँ, तो सबको पता था। तो वो जरूर से कागज की जो जितनी धमकियां उसकी कॉपी ले गए हैं। आगे क्या हुआ कम से कम मुझे पता नहीं है। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि इससे तो अच्छा होता, एक नागरिक के तौर पे मैंने भी एक एफआईआर कर दी होती, तो कम से कम ये इन्वेस्टिगेट तो होता कि ये है कौन जो एक न्यायाधीश को भी ऐसी लिखित धमकियां देता है। तो ये धमकियां डॉक्टर यागिक उस तरफ से आ रही थी जो एक्यूज थे, जिनके खिलाफ आपने अब फैसला वो ये एक ऐसी ये और दूसरी भी एक मैं चलाती थी, मैं सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट भी चलाती थी, ये भी चलाती थी, नरोड़ा गांव का भी कुछ हिस्सा मैंने चलाया है। ये मैटर ऐसी थी, इसमें जो एक्चुअल हमारे सामने जिसका केस चलता था, वो तोहमतदार जो वो आरोपी थे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे। पूरी की पूरी कोर्ट भरचक रहती थी। वो बहुत बड़ी कोर्ट इन्होंने बनाई थी और जो कोर्ट की कैपेसिटी 150 आदमी की थी, वो कभी खाली नहीं रहती थी, हमेशा भरी रहती थी। तो एंड जो कोर्ट होती है उसमें एनीवन कैन कम, पब्लिक का कोई भी इंसान आ सकता है, उसको अधिकार है आने के लिए। प्रेस के भी इतने लोग आते थे, सब आते थे। तो अब किसने दी वो तो मुझे नहीं पता है, पर एक बात तो कॉमन सेंस से मैं बता सकती हूँ, जिसका इंटरेस्ट हार्म होता होगा वो ही देगा। जिसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है, ऐसा जिसको महसूस होता है, वो तो नहीं देगा। जिसका इंटरेस्ट हार्म होता है वही देता होगा। पर ये बात अलग है कि मैं एक सेशन जज हूं। अब सेशन जज की क्या वो होती है, कुछ नहीं, उसके जान को कुछ हो जाए तो भी होता रहे, कोई चिंता की बात नहीं होती है। नहीं, मेरी ऐसी बात तो नहीं है डॉक्टर यागिक। हर जज, हर मजिस्ट्रेट, हर नागरिक जो है उसको जीने का अधिकार है, सुरक्षित तौर पर जीने का अधिकार है, स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी था, तो क्या ये धमकियों का ताल्लुक हम माने कि पॉलिटिकल तरफ से हो रहा था? अब मैं ये श्योर तरीके से नहीं कह सकती हूँ, पर लॉ ऐसा कहता है कि जिसका इंटरेस्ट डैमेज होता हो वो ही होगा। अब क्या किसका होता था वो मुझे नहीं पता है। मैंने तो मेरे सामने भगवान को हाजिर ना हाजिर जान के न्याय धर्म के अनुसार जहां मुझे जो लगा वो मैंने निर्भीक तरीके से किया। अब उसका परिणाम कुछ भी आए, वो चिंता किए बिना मैंने अपना धर्म निभाया। क्या डॉक्टर यागिक इस केस में जो डिफेंडेंट थे या आरोपी थे, उनकी तरफ से कोई हाई प्रोफाइल विटनेस भी थे? जैसे जो मैंने चलाया जो नरोड़ा गांव के केस में अमित शाह एक विटनेस थे। क्या आपके सामने जो केस चले उसमें भी कोई हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लोग थे विटनेस में? नहीं, मुझे एक जो उसमें थे उनके डिफेंस के लिए कहा गया था कि सो एंड सो वीआईपी आएंगे, उसके लिए एडजॉर्नमेंट भी दिया था, पर आए नहीं। कोई भी हाई प्रोफाइल पर्सन मेरी कोर्ट में जुबानी देने नहीं आया था। मेरी कोर्ट में सिंपली जो आरोपी के सामने केस चलने के बाद एक फर्दर स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें आरोपी को पूछते हैं कि आपके खिलाफ इतने इतने एविडेंस आए हैं, उसके बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन करना है। तो वो जो पॉइंट था, उस पॉइंट में मेरे पास सिर्फ दस्तावेज प्रस्तुत करे थे, कोई भी विटनेस नहीं आया था डिफेंस की ओर से। डॉक्टर यागिक, जब ये धमकियां आ रही थी तो धमकियां परिवार के दूसरे लोगों को भी थी? घर में क्या बातें होती थी, क्या डर होता था लोगों को? तब मेरे को डायरेक्ट ही आती थी, पर उसमें मेरे को धमकियां जो थी वो बहुत सारी थी।
दूसरे केस में भी, या ये केस से कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये केस का बेल भी तब मेरे पास था, तो तब मेरे बेटे को जला देने की धमकी भी आई थी। मेरा एक बेटा है, तो ऐसी भी धमकी आई थी। और मुझे तो बहुत सारी मिली है, जिसमें मुझे मेरे परिवार को, मेरे शरीर को बहुत सारा मतलब लिखा है, कुछ भी अनशन लिखा है। और मार देने की अगर बात तो अगर ऑलमोस्ट अगर आप उचित समझे तो क्या शब्दावली क्या थी, क्या टेक्स्ट क्या था उन धमकियों का, अगर आप उचित समझे बताना तो। ठीक नहीं लगता है, पर एक कॉमन था, मार देने की बात, खत्म कर जान से देने मार की देने बात कॉमन थी। दूसरी, जान हाँ, से दूसरी तो मैं लेडी हूँ, जान से मार देने की। दूसरी तो मैं लेडी हूँ, उस बारे में भी अशोभनीय भी था। कोई कोई धमकी के लेटर में कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कभी आपको लगा कि आपकी ट्रैकिंग हो रही है, कोई पीछा कर रहा है आपका, कोई फोन आपके ट्रैक ट्रैक हो रहे हैं, कभी ऐसा लगा इस दौरान आपको? जब चलता था तब एक विचित्र प्रकार का मैसेज बार बार आता था। फिर मैंने जो अधिकारी थे उनको बताया, तो वो सब टेक्निकल था, मुझे बहुत समझ में नहीं आता था, पर उन्होंने कहा कि इसको मैं कम हो जाए ऐसा करूंगा, या नहीं आए ऐसा करूंगा। उसके बाद नहीं आते थे, लेकिन फोन पे भी, मैसेज में भी आए थे। फिर बाद में नहीं आए थे, लेकिन आए थे तब जब मैं चला रही बहुत थी वो केस। बहुत बड़ी नसीहत है तमाम सारे जजों को और प्रशासनिक अधिकारियों को कि कैसे संविधान और कानून की रक्षा करना का काम कितनी बहादुरी से होता है। आप जान मिसाल हैं। जान जान को मुट्ठी में लेके करना पड़ता है जब ऐसे केस आते हैं ना। आम केस तो हम लोग जब चलाते हैं कोई खास इश्यू नहीं होता है, लेकिन जब भी कभी ऐसे हाई प्रोफाइल केस आ जाए तो ये समझ लो कि जिसके पास पावर है वो आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए, आपको दबा देने के लिए, आपको कुचल देने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करेंगे। वो मैंने देखा है, अच्छे से पहचाना है, अच्छे से उसका अनुभव किया है। यहां तक कि आप रिटायर्ड हो जाओ उसके बाद भी परेशानियां चालू रहती है। आप कहीं पे कुछ रिटायरमेंट के बाद भी काम ना कर सको, और जहां काम करते हो वहां से कैसे छुड़ाना, ये सब सिर्फ आपके वर्ल्ड में नहीं होता है, इस वर्ल्ड में भी होता है। लेकिन जब जब छोटा होता है, डिस्ट्रिक्ट जज है, सेशन जज है, उसकी किसको परवाह है। पर रिटायरमेंट के बाद भी तकलीफें चालू रहती है, क्योंकि कभी आपने हिम्मत दिखाई थी। हिम्मत दिखाने वाले लोग नहीं चाहिए। हिम्मत दिखाई थी आपने, तो उसकी कीमत आपको भरनी पड़ेगी। ये वाली सिंपली सी वन लाइन स्टोरी है। मैं इतना कह सकती हूँ, अगर आप हिम्मत करते हो, अगर आप हाई प्रोफाइल लोगों के सामने हिम्मत करते हो, तो उसकी कीमत आप चुकाते हो। ये बात और है कि बड़े लोगों को ऐसा होता है तो उसकी बहुत डिबेट और डिस्कशन होती है, और सेशन जज को होता है तो होता रहता है, और वो भी रिटायरमेंट के बाद हु केयर्स फॉर, चलता है। डॉक्टर याज्ञिक, आपने जो जजमेंट लिखा वो हिस्ट्री का ड्राफ्ट है। भले ही ऊपर की अदालत में जो भी हो जाए, जो आपने लिखा है वो भविष्य की पीढ़ियां इतिहास के तौर पे उसको पढ़ेंगी, और लॉ स्टूडेंट भविष्य के जजेस भी पढ़ेंगे। एक बात और आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में जब इतनी थ्रेट आ रही थी, आप ऑफिस कैसे जाती थी? कोई घर परिवार के फंक्शंस में, बाजार में या कहीं और आप कैसे छुट्टियां पे जाना, तो वो क्या एहतियात आप लेती थी उस वक्त? क्या क्या लाइफ थी उस वक्त आपकी? ये लाइफ हमारी जो थी ना, जब से ये मैटर मिली तब से लेके कहीं पे भी कोई भी फंक्शन में मैं नहीं जाती थी, कोई फोन में नहीं उठाती थी। हर एक चीज सिर्फ मेरे हस्बैंड ही करते थे, बिकॉज कोई भी फोन में कोई कांटेक्ट करे या कोई अप्रोच करे, कोई फंक्शन में जाओ तो कोई आपसे बात करे, तो जुडिशियरी में क्या है कि जस्टिस नॉट ओनली मस्ट बी डन, इट मस्ट अपीयर टू हैव बीन डन। तो इसकी वजह से हमें बहुत सावधान और चौकन्ना रहना पड़ता है कि हमारा कोई भी छोटा सा एक्शन और इनएक्शन, कार्य या कार्यालोक,
इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई हमको किसी के साथ ज्वाइन कर दे। तो वो बहुत ही सावधानी एहतियात बरतना पड़ता है, और वो इतना स्ट्रिक्ट होता है कि हमारी लाइफ में ये केस पढ़ने कला और दूसरी सब चीज कट ऑफ हो जाती है। वो हाई हार्ड रियलिटी है। डॉक्टर ज्योत्सना, आपने आतंकवाद के खिलाफ भी बहुत सारे केसेस आपकी कोर्ट में जी, आते थे। कोटा जज आप रही आई हैं, वॉज कोटा जज। या आप कोटा जज रही हैं, और बहुत हाई प्रोफाइल आतंकवाद से जुड़े हुए केस भी आपकी अदालतों में आए हैं। उस वक्त आपको जेड सिक्योरिटी जो मैंने मीडिया में पढ़ा, फिर वो 2012 में आपके पास जेड सिक्योरिटी जो 2014 में उसको स्केल डाउन कर दिया गया वाई कैटेगरी में, और अब तो आप रिटायर्ड हैं, तो आपकी सी बात है कि कोई सिक्योरिटी आपको मिली हुई है। जरा इसको बताइए। अभी है, मिनिमम है। और एक ही मुझे जो सिक्योरिटी होना मेरे दिल में आज जिंदगी में किसी ने पहली दफा पूछा है, तो मेरे को बताने का मन कर रहा है कि ये इंक्वायरी, ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ऐसी धमकियां किसने लिखी थी। जब हम इतने बड़े बड़े केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो एक न्यायाधीश को जिसको ऐसा केस चलाना है, उसको ऐसी धमकियां मिलना दूसरे जजों के लिए बहुत निराशाजनक संदेशा दे रहा है। तो ये किसने किया था? अगर वो पता ही नहीं चले और आपको एक गनमैन दिया जाए और दूसरे विड्रॉ कर दिए, तो ये मुझे नहीं पता है कहां तक ठीक है। आप रिटायर्ड हो जाओ, उसके बाद आपको कुछ न मिले, और आप जहां भी काम करते हो वहां डिस्टरबेंस पैदा किया जाए, वहां से आपको जॉब छोड़नी पड़े, या वो एम्प्लॉयर पे दबाव आए, ये सब जो चीजें है वो कौन देखेगा एक सेशन जज के लिए। जब कोई हिम्मत करके अपना धर्म ठीक से बजाता है, तो कहीं पे कॉग्निजेंस, कहीं पे कुछ, ये क्या जरूरी नहीं है? ये एक मेरे दिल में उभरता सवाल है जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये बात को इग्नोर करेंगे, हम मतलब इन्वेस्टिगेशन इग्नोर होगा तो पूरा इश्यू ही इग्नोर हो गया। कोई भी किसी भी जज को लिख सकता है, कोई भी किसी को मार सकता है, पर कौन है वो तो सवाल बहुत अधूरा है। बहुत हैरत अंगेज बात कर रही हैं आप कि अगर जज सिक्योर नहीं होगा तो इंसाफ भी सिक्योर नहीं होगा। जज साहब जी, जस्टिस भी सिक्योर और हम तो जजमेंट लिखेगा तो क्या लिखेगा? हमने तो प्रशांत जी अपनी अंदर की नैतिक हिम्मत से अपनी खुद की जो मॉरल ताकत है उस पे काम किया है। ये नहीं कि किसी ने कुछ दिया उससे काम किया। कोई आपको कुछ सुरक्षा दे सके, ऐसा हो नहीं सकता है, एक्सेप्ट व्हेन यू आर श्योर कि आपको धमकी देने वाला कोई नहीं है। और अगर किसी ने धमकी देने की हिम्मत की है तो ये पकड़ा गया, उसके सामने ये कंप्लेन हुई, एफआईआर हुई, ये कार्यवाही हुई। तो अगर कार्यवाही, मुझे याद आ रहा है कि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आपने उस वक्त एसआईटी को इन्फॉर्म किया था और उनको सारे चिट्ठियां, जिन फोन नंबर धमकी आती थी वो सारे फोन नंबर उनको दिए थे। वो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सब जेरोक्स कॉपी जबकि जो कमिश्नर थे उनको, ये एसआईटी के जो अधिकारी थे उनको दी थी, वो ले गए थे। और मेरी इच्छा थी एफआईआर करने की, पर उनकी ये एडवाइस थी कि नहीं, आप एफआईआर को छोड़ो, ये सब झमेले में मत पड़ो, हम देख लेंगे कि ये कौन है। तो फिर कोई भी वजह से उन पे काम का दबाव रहा होगा, गॉड नोज। तो ये कुछ नहीं हुआ, उनके पास सब कुछ कॉपी है, और सबको, मैं जो कंसर्न लोग थे सबको दी थी कि ये आया है। मैं इतना बता सकती हूँ कि मुझे एक दिन, एक मिनट के लिए भी डर नहीं लगा है। मैंने जो ओथ लिया था उस ओथ को मैं वफादार थी, चाहे मौत भी हो जाए। अब जो काम सुप्रीम कोर्ट ने हम पे भरोसा करके दिया है, क्योंकि ये जो केसेस थे वो सुप्रीम कोर्ट ने असाइन किए थे,
तो ये एक अपने जज की कैरियर में एक रिस्पेक्ट है, एक ऑनर है, एक रिकग्नाइजेशन है जब हम टॉप में थे। उसके बाद क्या, उसके बाद हमारी क्या हालत हुई, क्या क्या दिक्कतें हम भुगत रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हमने भुगती, उस रही कि हम कहीं और जॉब करें, कुछ न कुछ परेशानी हो, तो ये सब मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ करना चाहिए कि जेएमएफसी हो, सेशन जज हो, सीनियर डिवीजन जज हो, उनके लिए भी कुछ ऐसा होना कि किसी को बहादुरी का संदेश, किसी को बहादुरी का स्पिरिट मिले, किसी को लगे कि मैं नीडर होके हूं तो मेरे साथ अच्छे लोग हैं, लॉ अबाइडिंग लोग हैं, मेरे ऊपरी अधिकारी है, मेरे साथ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मेरे साथ मैं अकेली नहीं हूं, ये फीलिंग आनी चाहिए। ये तो मेरा अपना अपना मंतव्य है और शायद ये मुझे लगता है कि ये है। डॉक्टर याज्ञिक, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, डॉक्टर याज्ञिक ये बताइए, कोर्ट जो होता है, कोर्ट का जस्टिस तो गार्जियन होता है, सेक्टर होता है लोकल जुडिशरी का, तो कभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आपकी इस सिलसिले में बात हुई? नहीं हुई है, इस बाबत में बात नहीं हुई है। मेरी बात सीट से हुई थी, तब जो अधिकारी थे उन्होंने तुरंत ही उसी दिन सिक्योरिटी का इंतजाम किया था। आई मस्ट एडमायर देम। और रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने इसे कम किया। कम करने का भी मुझे वादा नहीं है, जाने का भी मुझे वादा नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही दिल में है कि आप ढूंढो तो सही वो लोग कौन थे, बस, और कुछ नहीं। तब तो उन्होंने मेरी वाकई में, I must admire seat officers. They immediately took cognizance of, इसलिए मुझे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा था। तब बहुत ही अच्छा था, ठीक ठाक था, अच्छे से उन्होंने सुरक्षा का इंतजाम किया था। लेकिन अबाउट देन आफ्टर हम जिंदा तो रहे ना, तो क्या, वो बात है। डॉक्टर ज्योत्सना, आपकी बहादुरी को सलाम, लेकिन ये बताइए कि जितना कन्विक्शन, करेज, नैतिक बल और ओथ के प्रति आस्था आपके पास है, सबके पास बराबर नहीं होती है, लोग डर जाते हैं। आपको लगता है कि इस डर के माहौल में फैसले प्रभावित हो रहे हैं गुजरात में या और जगहों पे? होते होंगे। अब मेरे पास कोई ऐसा रिसर्च या ठोस परिणाम नहीं है, पर इतना मैं जो मानवीय भावनाएं होती है उससे कह सकते हो, जब इंसान डरता है तो स्वाभाविक वो तो प्रभावित होता ही है। इसीलिए वो डर निकल जाए, चिंता नहीं रहे। कोई जामीन देना है तो कोई डर नहीं लगे, किसी को छोड़ना है तो डर नहीं लगे, किसी को सजा करनी है तो डर नहीं लगे। इसके लिए एक एम्बियंस अगर हो तो हो सकता है डर कम हो, पर डर में जब इंसान डरता है तो डर के तो होते ही होंगे, और जरूर होते होंगे, और न्यायाधीश भी इंसान है, उसपे भी होते होंगे। डॉक्टर ज्योत्सना, ये बताइए कि आप सहयोगी थे हिमांशु द्विवेदी, वो भी जज थे, और उन्होंने न्यूजीलैंड चले। हाल फिलहाल वो लिखते भी रहते हैं कभी कभी सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने एक बार ये लिखा कि जो जजेस के बीच में जब चाय वगैरह थे तो जजेस इस तरीके की बातें करते थे कि मुसलमानों के बारे में थोड़ा नफरती बयान या इस तरीके का बयान बहुत ज्यादा एक खास वैचारिक विचार की तरफ रुझान दिखता है। आपने महसूस किया कि आपके जजेस थे, जब कभी मीटिंग होती होगी, मिलते होंगे, तो उनका बिहेवियर आपके प्रति था? मेरे प्रति नहीं था, कोई कहते थे
ऐसा करना वैसा करना, सजेशंस कभी लेते थे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि उनका सजेशन जो मेरी विचारधारा है न्याय के प्रति, मेरी विचारधारा कोई व्यक्ति कोई धर्म विशेष से परत्व नहीं है, मेरी विचारधारा न्याय के परत्व है। मैं आपको एक लाइन में एक बात बताना चाहती हूँ। पोटा केस मैंने चलाया, वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट नेशन था। पोटा केस का मैंने जजमेंट दिया, उसमें भी मैंने सजा की है। एक विशेष कोइंसिडेंटली विशेष धर्म के लोगों को सजा हुई थी, इसमें अपोजिट था। इसमें मुझे बहुत कुछ हुआ, और वो जो मैंने केस चलाया उसमें जो मैंने सजा दी, उसमें जो कुछ मैंने किया, हालांकि वो केस तो सेंट्रल जेल की कोर्ट में चलाना पड़ता था। वो तो ये जो हमारी रूटीन कोर्ट थी वहां ला भी नहीं सकते थे, वहां चला था। तो मैंने तो मेरे पास जो भी केस आया जस्टिस किया, पर एक के बात होती है, एक के लिए धमकी मिलती है, एक के लिए इंसल्ट एनोयंस किया। कहीं कहीं विचारधारा के वकील भी कभी कभी बहुत सारा झगड़ा करते थे, कभी कभी बहुत मिसबिहेवियर करते थे। वो सब मैंने लिखा भी है, जहां लिखना था लिखा है, क्या मिसबिहेवियर किया है, क्यों किया, क्या वर्ड्स लिखे, वो सब किया है। पर ये डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों? पोटा का जजमेंट भी मैंने लिखा था, वो भी मैंने दिया था, ये भी मैंने दिया है। तो हम तो न्यायाधीश थे, हमारा काम ना था। और न्याय हमारे अंतरात्मा और जो सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो स्पिरिट है, उसकी जो वैल्यूज है, उसके जो डायरेक्शंस है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके मुताबिक करना है। उसमें व्यक्तिगत धमकी क्यों, उसमें व्यक्तिगत बात क्यों? इसलिए इसमें ये क्यों देखना कि मैं न्यायाधीश नहीं हूं, एक महिला हूं, तो इतनी गंदा प्रकार की क्यों? ये एक सवाल है जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला है, और नहीं कभी किसी ने सुना है। वो भी बात दूसरी है, वो भी इतनी सच बात है। डॉक्टर याज्ञिक, एक बात आपके बात से ही जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये कि पोटा के जो आतंकवाद के मामले थे उसमें जिनको सजा आपने सुनाई वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और उन समुदाय के लोगों को भी आपने सजा दी, लेकिन वहां से धमकी आपको नहीं आई। नहीं, सच है, नहीं आई है। तब मुझे धमकी नहीं मिली है। तो आपको वहां पे धमकियां आई जब बजरंग दल या दूसरे लोगों के एक्यूज को सजा आपने सुनाई, तब आपको धमकियां आई? प्रोसेस में भी आई, बाद में भी आई। ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये 2.5-3 साल केस चला। 2009 में हमको दिया गया ये केस चलाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों का, 9 केस थे, 9 जजों का नाम मंगवाया, उसके अनुरूप हमें ये केस दिए गए। और बीच में मेरा ट्रांसफर भी हो गया इन बिटवीन, फिर वापस लाए गए, वापस ये केस गए। तो हमें तो कोई व्यक्ति से या XYZ से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पास जो एविडेंस आते हैं उसको देखना है, और हमारी जो एविडेंस की समझ है एब्सोल्युटली लॉ के मुताबिक है। अब बंधारण, लॉ, सबको हमने रिस्पेक्ट किया, और वो रिस्पेक्ट करना वही हमारा धर्म था, क्योंकि हमारा ओथ कहता है कि आई शैल वर्क विदाउट फियर और फेवर, आई शैल वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो डायरेक्शन है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, उसका जो डायरेक्शन है कि मैं सबको समान गिनूंगी, बस वो जो हमको हमने पढ़ा है, जो हमने जाना है, पहचाना है, जो हमने महसूस किया है, वही तो हमारी जिंदगी में न्यायाधीश के तौर पे हमने उसको अख्तियार किया। डॉक्टर, आप जज बनने से पहले एकेडमिक्स में थी, पढ़ाती थी आप। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद, मेरा सवाल सुन लीजिए, रिटायरमेंट के बाद फिर आप एकेडमिक्स में गई, आपने अपना एक लॉ इंस्टीट्यूट भी खोला है,
अभी आपने कहा हाँ कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके ऊपर बहुत दबाव या ऐसी चीजें कि आप अपना काम ना कर पाए, आपकी अपनी लाइवलीहुड या एकेडमिक काम ना कर पाए, ये क्या चल रहा था? जी। और भी चल रहा है क्या? शुरू में रिटायरमेंट होने के बाद मैं एक लॉ कॉलेज ज्वाइन किया था। तो बहुत मेहनत करके, वो एकदम नया था, तो बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा सा किया। थोड़े समय के बाद फिर वहां धमकी आना शुरू हो गई। फिर जो एम्प्लॉयर था उसने मुझे बताया कि मेरे पे बहुत दबाव है, आप रिजाइन कर दो। और जो स्टूडेंट थे वो मेरे से बहुत लगाव थे, स्टूडेंट बेचारे बहुत डिस्टर्ब हो गए, पूरी बैच। लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई कि फिर मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ा, क्योंकि वो बोलते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी, पूरी जो इंस्टीट्यूट थी, उस पर बहुत दबाव था कि इनको निकालो बस। तो फिर किसका दबाव? कोई बात नहीं। किसका दबाव? दबाव कहाँ अब से तो आ रहा है? वो एम्प्लॉयर ने जो बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। अब उसको किसने दबाव दिया वो सब तो वो जाने। पर उसने मुझे कहा लेकिन कि सो एंड सो, डॉक्टर यागी, नाम दिया। आप हम्म, आप एक जज रही हैं, स्पेशल जज रही हैं, सेंसिटिव केसेस आपने सुने हैं, आतंकवाद से जुड़े केसेस में फैसला किया है, हिम्मत का काम है। उसके बाद आपने नरोडा पाटिया के केस में फैसला सुनाया। आपको आपके अपॉइंटमेंट में, आपके एम्प्लॉयमेंट में, पोस्ट रिटायरमेंट रिटायरमेंट के बाद के अपॉइंटमेंट में अगर कोई धमकी दे रहा होगा या आपको निकलवाने के लिए दबाव डाल रहा होगा, तो कोई छोटा आदमी तो होगा नहीं। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली कोई सच है आपकी बात। पॉलिटिकल और छोटा सा तो एम्प्लॉयर डरेगा भी नहीं। छोटे से एम्प्लॉय डरेगा भी नहीं। ये कहाँ हुआ था? जब आप प्रो वीसी थी तब हुआ था कि नहीं, ये अहमदाबाद में मैं एक इंस्टीट्यूट में थी शुरू में। वहां? शुरू में ही रिटायरमेंट के बाद आमतौर पे प्रिंसिपल जज से रिटायर्ड होते हो तो कुछ ना कुछ इनविटेशन होता है गवर्नमेंट का। जैसे गुजरात रेवेन्यू ट्रिब्यूनल होती है, ये ट्रिब्यूनल होती है, वो ट्रिब्यूनल होती है। पर वो तो सब नहीं था। तो और मैं तो एकेडमिशियन थी, मुझे उसकी चिंता भी नहीं थी। सो आई रिटर्न टू एकेडमिक्स। अब एकेडमिक्स में भी दबाव शुरू हुआ, वहां भी डिस्टर्बेंस शुरू हुआ, वहां भी तकलीफ और परेशानी शुरू हुई। फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। अब जब आप अपना इंस्टीट्यूट चला रही हैं तो वो उस पर कुछ दबाव है, कोई आपको अड़चन तो ये डालता कोई है? इंस्टीट्यूट नहीं है, ये तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे एक छोटा सा, जिसको जज बनना है उसको जो मदद चाहिए वो करती हूँ। मैंने नाम दिया है याग्निक लॉ एकेडमी, पर इट्स नॉट ए प्रोफेशनल एकेडमी और कॉमर्शियल एकेडमी। ये तो मैं ऑनलाइन कोई बच्चों को, जैसे मेरी अगर मदद की जरूरत होती है, जैसे मैं आई हूँ, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, मेरे पिताजी या कोई जज नहीं था, कोई वकील नहीं था, तो आई केम फ्रॉम जीरो बैकग्राउंड। तो आई एम हेल्पिंग दोज हु आर कमिंग फ्रॉम जीरो बैकग्राउंड। अगर वो चाहे तो किसी को भी मैं मदद करती हूँ। डॉक्टर तो वो यानी तो मतलब आपके फैसले एक्सेप्शन है, क्योंकि अधिकांश फैसले जो गुजरात से आ रहे हैं आज भी, तो वो जो मौजूदा सरकार है उसके पक्ष में ही आ रहे हैं। और मैं आपकी धमकियां, आपको मिली धमकियां और अब जो फैसले हो रहे हैं, कुछ डॉट्स कनेक्ट करके एक तस्वीर बनती है। तो आपको आप लग रहा है कि लोग ये एक दिशा में, क्या पूरी गुजरात की जुडिशरी किसी बहुत दबाव में है? अब I am really out of judiciary, so I don't know, but I don't think that everyone can be under the bow. I don't think so. I'm not ready to accept it. कोई होगा दबाव में, ये भी नहीं कि नहीं है, पर कई लोग ऐसे हैं जो कोई दबाव में नहीं आते हैं, दबाव के परे काम करते हैं, कई लोग एक ऐसे और हैं। फैसला आया अभी राहुल गांधी के अवमानना को लेकर, डिफेमेशन को लेकर। आपके ये तो बहुत छोटे मुकदमे होते हैं आपके पास, तो बहुत ही शुरुआती दौर में ऐसे मुकदमे आते रहे होंगे। तो इस फैसले में मैक्सिमम पनिशमेंट दे दिया गया। जो 202 का एक होता है कि जो जुरिडिक्शन है कि नहीं है,
उसको उसको एग्जामिन नहीं किया गया उस ढंग से। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ एक्सटर्नल बातें जुड़ी हुई हैं, या ये जजमेंट का आपकी निगाह में ऐसे जजमेंट क्या 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 होना चाहिए? मेरी निगाह में ऐसे जजमेंट अगर प्रूव होते हैं तो मैं तो बोलूंगी कि कोर्ट छूटे तब तक की सजा और दंड, और उसमें यह भी प्रावधान है कि दंड या सजा, तो दंड करके छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात एक ये भी है कि अगर रियली हम अपने देश को एक हेल्दी डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, रियली हम लोग चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म इज मस्ट, क्रिटिसिज्म शुड बी द हार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, पब्लिक लाइफ, देन वी मस्ट सी टू इट कि ये सब जो ड्रैकोनियन सेक्शंस है, जैसे सेडिशन है, ये सब लॉ बुक से बाहर होने चाहिए। ये और ये कंटेंट, ये तीन चीज ऐसी है जो अननेसेसरीली दबाव पैदा करती है। हाँ, अगर कोई गलत करता है, कोई आपके पीछे पड़ा है, उसके लिए लॉ जरूर होना चाहिए, पर ये नहीं कि कोई छोटी सी बात बोले उसके लिए भी। तो ये जो एक डिफेमेशन इन जनरल में कह रहे हैं, आपने एक बहुत बढ़िया स्पिरिट में बात की कि पनिशमेंट होना चाहिए कि जो टिल द कोर्ट राइजेस। और मुझे एक ऐसा याद आ रहा है कि जब बाबरी मस्जिद में गिर गई और उसमें एफिडेविट देकर कल्याण सिंह गए, तो उस वक्त के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, और सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह को वैसे ही कोर्ट में खड़े रहने की दिन भर के लिए सजा दी थी। आपके मुताबिक राहुल गांधी को इस डिफेमेशन पे सजा बहुत ज्यादा दे दी गई, 2 साल की। अब क्या एविडेंस है वो पढ़े बिना कहना ठीक नहीं होगा। मैं प्रिंसिपली कह सकती हूं कि इस प्रकार के केस में हमें बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमारा होना चाहिए। डेमोक्रेसी की जो पल्स है, बोल्ड प्रेजेंटेशन, वो दब नहीं जाए, उसका हमको एज ए जज केयर करना चाहिए। और लास्टली, वी आर कस्टोडियन एंड गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट में ये रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है। इसलिए हमें बहुत अख्तियार बरतना चाहिए कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ है, पब्लिक लाइफ है, उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़े। अब इस केस के बारे में मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि मैंने उसके एविडेंस पढ़े नहीं है, कौन क्या बोला, क्या क्रॉस एग्जामिन हुई। हाँ, लेकिन वो कानून में सत्य एक एक्सेप्शन है। अगर कुछ बोला गया ट्रूथ है तो वो एक एक्सेप्शन है। अब क्या हुआ, कैसे दलीलें हुई, क्या एविडेंस हुए, फिर फर्दर स्टेटमेंट होता है, वो फर्दर स्टेटमेंट में क्या कहा गया, उसके बाद सजा के बारे में सुनवाई होती है, उसमें क्या कहा। तो ये सब स्टेजेस में कोर्ट में क्या हुआ, वो रिकॉर्ड और प्रोसीडिंग्स देख के बोलना वो मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट है। पर मैं जनरली मेरा सवाल उस केस के मेरिट पे या कन्विक्शन पे नहीं है, मेरा केवल जो पनिशमेंट की अवधि है उस पे था। वो आपके मुताबिक? हाँ, तो वो तो मैंने कहा पनिशमेंट की अवधि छोटी रखनी चाहिए इस प्रकार के केस में। इस प्रकार के केस में अगर हम कोर्ट राइज होती है वहां तक का रखे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और फाइन है तो सिर्फ फाइन करे, वो भी ठीक है, क्योंकि फाइन से भी मैसेज तो ज्यादा ही है। जो हमको जज के तौर पे हमें रूल ऑफ लॉ को सबसिस्ट करना है, हमारा काम है कानून का राज अकबंद रहे, तो वो तो फाइन से भी होता है, वो 1 दिन की सजा से भी होता है, वो उससे वो लाइटर नहीं हो जाता। हम ऐसा सोचे तो मुझे लगता है ज्यादा अप्रोप्रिएट है। डॉक्टर ज्योत्सना, आप महिला हैं, और महिला उस जमाने में 30 साल 35 साल पहले आप लीगल प्रोफेशन में आई होंगी। उस वक्त बहुत महिलाएं नहीं आती थी। ये कैसे फैसला किया, परिवार ने क्या आपको प्रोत्साहन दिया, क्या स्ट्रगल आपका रहा शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में तो बहुत संघर्ष करना पड़ा। मेरे पिताजी भी ग्रेजुएशन तक पढ़ने के लिए राजी नहीं थे। 11th में बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे, तो बोले आगे नहीं पढ़ना है। बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद हर हालत में वो मुझे लॉ
या आगे कोई भी प्रकार की पढ़ाई करने के लिए वो वृद्ध थे। हमारी माता जी तो बहुत हमारी छोटी एज में एक्सपायर हो गई थी, तो पिताजी की ना थी, उनको कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा और फिर एडमिशन लिया और अच्छे परसेंटेज आए और यूनिवर्सिटी में अच्छा रैंक बना। तो जो प्रोफेसर थे वो बोले एलएलएम भी कर लो, तो तब पता नहीं था एलएलएम क्या है। फिर एलएलएम किया, फिर स्टेट जुडिशियल एकेडमी है उसमें मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो फिर लगा कि नहीं अपने डॉक्टरेट होना चाहिए, तो डॉक्टरेट इन लॉ किया। तो ऐसे पढ़ाई हुई, मतलब बहुत संघर्ष के बीच में, बहुत ऑब्जेक्शन के साथ, चाचा बाचा सबका ऑब्जेक्शन, बोले तो लड़की है, अब शादी की उम्र है, आगे पढ़ना क्यों है। और मुझे बहुत इच्छा थी, और मेरी इच्छा की वजह एक मेरा शिक्षक है जो कि स्कूल में ऐसा ही एक फ्री लेक्चर में आए थे जब हम 7th स्टैंडर्ड में थे, तो उन्होंने डिबेट रखी, तो वो डिबेट में मैंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने कहा कि लड़की तेरा लॉजिक बहुत अच्छा है, तू लॉ की पढ़ाई करना। तब पता नहीं था कि लॉ की पढ़ाई कैसे हो सकती है 7th स्टैंडर्ड में, पर मन बना लिया कि मैं वकील बनूंगी। तो उस तरह से फिर और एलएलएम हो गई तो प्रोफेसर हो गई। प्रोफेसर के साथ वकालत उस जमाने में अलाउड थी, और मैंने उस जमाने में सुबह की कॉलेज में मैं प्रोफेसर रही और फिर पूरे दिन वकालत की। और वकालत के बाद ये उस दिनों डायरेक्ट सेशन जज बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती थी, तो डायरेक्ट वही मिला मुझे। तो वो मुझे प्रमोशनल वो जो स्टेयरकेस है वो नहीं जाना पड़ा, लेकिन आज लगता है कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, या मैं प्रिंसिपल जज थी जब मैं रिटायर्ड हुई, तो वैल्यू कम रहती है, इतनी वैल्यू नहीं रहती है जितनी उम्मीद होती है। नहीं, ऐसा आपका मतलब सोचना गलत है कि वैल्यू नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो आपके जजमेंट्स हैं वो इतिहास का हिस्सा बनेंगे भविष्य के, और आपका ऐसा परसेप्शन है। करोड़ों महिलाओं की, लड़कियों की, जो अभी लॉ पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, उनकी रोल मॉडल हैं आप। और आप जैसे हिम्मती जज अगर आते हैं तो इंसाफ के प्रति एक उम्मीद जगती है कि इंसाफ जिंदा रहेगा। डीबी डायलॉग में बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये थी डॉक्टर ज्योत्सना याग्निक, और अब अगले सप्ताह फिर किसी चर्चित व्यक्तित्व के साथ, चर्चित शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।